बहुत साल गुजरे। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सुदागर और उसका बेटा अहमद रहते थे। एक दिन बूढ़े सुदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के दो घोड़े हैं। मैंने उन्हें बड़ी मेहनत से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ घोड़ों की कमी हो, एक एक घोड़ा सौ सौ इशरफी में बेच दिया जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दिकन में एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफ़र भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज अनजान मुल्कों में जाओ तो मुमकिन है कि दुकन का बादशाह उन्हें और ज़्यादा कीमत पर ख़रीद ले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। अब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक हमारी नई नई वीडियोज़ सकें। अब के ताउन का बेहद शुक्रिया। अहमद से खुश होकर फूले न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, बहुत सैर होगी। मगर उसके बाप ने ताकीद की, ये याद रखना कि मगरिब होकर आएगा की तरफ मत जाना, क्योंकि अगर तुम वहाँ गए तो ऐसे मुल्क में पहुँच जाओगे जहाँ धोखाबाज और फरेब देने वालों की बस्ती है। वहाँ जो भी बाहर का आदमी जाता है, उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए वापस नहीं आता। एक दफ़ा मैं भी वहाँ गया था, मगर अपनी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। अहमद ने अपने बाप से इल्तिजा की, आखिर आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, ये तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे, एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए, अपने कारोबार के सिलसिले में कई मकामात पर गया था तो तुम्हारे भाई को भी साथ ले गया। मैंने सोचा कि इस तरह वो भी दुनिया देखेगा, लोगों के रहन सहन का तरीका देखेगा और बहुत कुछ सीख लेगा। जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजान मिल्क में जा निकले। हम शाम को वहां पहुंचे थे और रात एक सिराय में बसर की। लोगों की बातों और उनके तरीकों से पता चला कि ये वही धोखाबाजों की बस्ती है जिस है का जिक्र मैंने सियाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सुराय वाले को किराया वगैरह अदा कर रहा था तो मैंने देखा कि सुराय वाला भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसते हुए आ रहा है। उसने बताया कि उसकी बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस धोखाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हानिप रहा था और एक छोटा सा कीड़ा जो सिराय से बाहर उड़ रहा था, मेरी सांस के ज़ोर से सिराय में इस जगह जा पहुंचा जहां उसकी बीवी बैठी थी, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के ज़ोर से वो कीड़ा उसके निथने में जाकर पहुंचा और उस वजह से इसे ज़ोर से छीनक आई, जिसके नतीजे में उसका बच्चा पेट में ही मर गया। एक मजमा मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया। हर शख्स उसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सज़ा के तौर पर उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे होश जाते रहे। दिल पर पत्थर रख कर वहाँ से चल आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब उनके कब्ज़े में है और उनकी ग़ुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। अहमद को अपने बाप की हालत है देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने फिर से उसे तसल्ली दी कि आप यकीन करें बाबा, मैं इन ठगों की बस्ती में हरगिज़ कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अहमद दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के मुल्क के सफ़र पर रवाना होगी। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचा। इस वक्त दरिया में सैलाब आया हुआ था, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अहमद के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और इसिरार किया कि अगर वो मगरिब की तरफ चला जाए तो वहां उसे मजबूत कश्ती मिल जाएगी और इस तरह कोई नाव उसे दरिया पार करवा देगी। जैसे ही अहमद मगरिब की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। उसने छपने की जगह तलाश करने की कोशिश की, मगर छपने की जगह भी न मिली। अहमद ने करीब के पहाड़ की तरफ धुआं उठता हुआ देखा और अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कम हो गया था। अहमद ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। क्योंकि वो अब काफी मगरिब में आ चुका है, इसलिए उसे ख्याल आया कि शायद यही ठगों की बस्ती है। इसने सोचा वापस चला जाए,
مگر پھر خیال آیا کہ ذرا دیکھ لیا جائے کہ وہ عجیب وہ غریب بستی جس کی کہانی اس نے سن رکھی ہے کیسی ہے۔ وہ پہاڑ کے کنارے جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر کھسکا اور احمد لڑھکتے ہوئے اسی گاؤں میں جا گرا۔ اس کے گھوڑے بھی سر پر دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے احمد کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آ گیا۔ احمد کپڑے جھاڑتا ہوا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے احمد سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ احمد نے دل میں سوچا، اچھا اس ٹھگوں کی بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے کا شکریہ ادا کرے کہ بوڑھے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک مینڈک احمد کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی روتے ہوئے مرے ہوئے مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، میں تیری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس بوڑھے کے رونے پیٹنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ آ گئے اور کسی انجان زبان میں بوڑھے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے احمد کو بتایا کہ اس بوڑھے کے یہاں کوئی بچہ ہے نہیں ہے۔ اس نے اس مینڈک کو اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ اس کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب بیچارہ بوڑھا اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ مینڈک کی موت پر ہے اس قدر غمگین ہے۔ پھر گاؤں والے بھی اس بوڑھے کے ساتھ رونے پیٹنے لگے۔ احمد بوکھلا گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی جلدی ہو، وہاں سے نکل جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بوڑھے کے غم کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ بوڑھا اچانک بولا، اپنے گھوڑے میں سے ایک دے دو، یہ ایک مینڈک کے بدلے گھوڑا۔ احمد نے غصے میں نہ کر پوچھا، بوڑھے تم کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا لڑکائے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا گھوڑا کسی کے بیٹے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آخر کار بیچارہ احمد کو اپنا ایک گھوڑا اس بوڑھے کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ وہ بہت غمگین اور افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا، مگر اب اس پہاڑ پر چڑھنا خاصے مشکل ہو چکا تھا، اس لیے وہ کافی دور تک پیدل چلا تاکہ کوئی درہ مل جائے جس سے گزر کر وہ پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے دامن میں ایک اور گاؤں مل گیا۔ احمد کا بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا۔ وہ قریب کے گاؤں میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر آیا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ احمد نے اس سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں پانی جتنا چاہو پی سکتے ہو۔ اصل میں تو پیٹ بھرنا ضروری ہوتا ہے، پھر چاہے وہ پانی ہی سے بھر جائے۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے احمد کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر احمد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلنے کو ہوا کہ اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھیا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی احمد نے اس کو بتایا، اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا اور خوشی سے چلایا، آخرکار تم مل ہی گئے۔ اب سنو لڑکے، 20 سال ہوئے میں تجارت کے سلسلے میں تمہارے ملک گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہاں میرا سارا پیسہ چوری ہو گیا۔ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے 200 اشرفیاں مانگیں تو وہ راضی ہو گیا، مگر اسے ضمانت چاہیے تھی اور میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو۔ مجھے پیسے کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ اس نے میری ایک آنکھ نکال لی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال بعد وہ آئے گا اور میری ایک آنکھ ضرور واپس کر دے گا، مگر 20 سال گزر گئے، وہ اب تک نہ آیا۔ اب تو تم میرے ہاتھ آ گئے ہو، اب میری آنکھ واپس کر دو۔ بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے والد کا قرض چکائے۔ میں تمہیں 200 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، بلکہ 20 اشرفیاں سود کے طور پر بھی دے دوں گا، مگر تم میری آنکھ واپس کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک آنکھ والے آدمی کے چاروں طرف اس کے ہمدرد لوگ جمع ہو گئے۔ احمد رونے کے قریب تھا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری آنکھ کا کیا قصہ ہے، مگر بہرحال یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور تم میرا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا، تم جا سکتے ہو، مگر اپنے گھوڑی کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ احمد کو گھوڑی چھوڑنے پڑا اور بیچارہ اکیلا ہی چل پڑا۔ پہاڑ سے گرنے سے اس کا سرا بڑن دکھ رہا تھا۔ دل کو دکھ تھا کہ دونوں قیمتی گھوڑے ہاتھ سے نکال گئے۔ بھوک کے مارے اب وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ادھر سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔
उसने अहमद को रोते देखा तो रुक कर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अहमद चुप रहा, क्योंकि वो इस मुल्क के किसी भी आदमी से बात करने से डरता था, मगर अजनबी असर करता रहा। वो देखने में हमदर्द सा लग रहा था। अहमद ने मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह उसके दोनों घोड़े हाथ से निकाल गए। वो नौजवान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिला सकता हूँ। चलो बादशाह के पास चलते हैं। अहमद पहले तो हिचकिचाया, मगर यह सोच करके अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, नौजवान के साथ बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस नौजवान ने अहमद को सिखा दिया कि बादशाह से क्या कहना है। बादशाह ने अहमद की शिकायत सुनी और बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़े ने कहा कि वो मेंढक जो मर गया था वो उसका बेटा था, तो अहमद ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और कहा, हजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है। मैं इसे पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ, बूढ़ा पहाड़ से गिरे और इसे मार डाले जैसे मैंने किया था। इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज़ है। भला इसके मुरवाज होने में किसको शक हो सकता है? बादशाह ने कहा, बूढ़े के मुकदमे का ये बिल्कुल हल है। बादशाह ने यह सुनकर खामोशी से घोड़ा अहमद के हवाले कर दिया और चला गया। अब उस एक आंख वाले की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया तो अहमद ने अपनी सफाई में कहा, हजरत, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वलिद को अजीब तरह के शौक हैं, जिनमें एक ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैनून साहिब की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जर की आंख में इसी वक्त तलाश कर सकता हूँ जब यह मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढ कर मैं उनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। बस इतना कहना था कि उस एक आंख वाले शख्स ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अजनबी ने अहमद से कहा, मैं तुम्हें निज मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूँ ताकि अब कोई और तुम्हें तकलीफ न पहुँचाए। अहमद और नौजवान आदमी साथ चल रहे थे, अपनी रिहाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक अहमद की नज़र नौजवान के कलाई पर पड़ी। वो लम्हा भर के लिए थक गया। वहाँ कलाई की हड्डी के बिल्कुल ऊपर एक खास निशान था, चांद की शक्ल का एक तिल। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। बचपन की यादें ज़हन में ताज़ा होने लगीं। वो दिन याद आया जब वो और उसका बड़ा भाई साहन में खेलते थे और उनके वलीद उस ही निशान को देखकर कहते थे कि ये खुशनसीबी की निशानी है। अहमद की सांस अटक गई, उसका दिल बेकाबू होने लगा। यह निशान, वो धीरे से बोला, कांपते हाथों से नौजवान की कलाई को छूने लगा। नौजवान ने अहमद के बदले हुए तासुरात को महसूस किया और हैरत से अपनी कलाई की तरफ देखा। ये, वो हैरानी से बोला। अहमद की आवाज़ जज्बात से लराजने लगी। मेरा एक भाई था, उसकी कलाई पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। उसने नौजवान की आंखों में झांका, जैसे कोई इशारा ढूंढ रहा हो। वो मुझसे छीन लिया गया था जब मैं बहुत छोटा था। नौजवान की आंखों में हैरानी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर एक बेयकीनी सी तारी हो गई, जैसे किसी भूले बुसरे याद ने उसके ज़हन के दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसके लब कपकपाए, मगर कोई लफ्ज़ ना निकल सका। अचानक बरसों पुरानी यादें उसके ज़हन में ताज़ा होने लगीं। उसके वालिद की नरम आवाज़, घर की गर्मी और वो मोहब्बत जो वो खो चुका था। अहमद, वो कांपती आवाज़ में बोला। अहमद को मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। आंखों में आंसू लिए उसने अपने गुमशुदा भाई को सीने से लगा लिया। वो लम्हा जज्बात से लबरेज था। ऐसा लगा जैसे बरसों की जुदाई को वो एक ही लम्हे में ख़त्म कर देना चाहते हों। दोनों भाई बेयकीनी और खुशी के मिले जुले जज्बात में कांप रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें दोबारा देखूंगा, अहमद ने रंधी हुई आवाज़ में कहा। नौजवान ने सर हिलाया, जैसे अब तक हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहा हो। वो दगाबाज जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया था, वो कुछ साल पहले मर चुके हैं। मैं हमेशा मौका की तलाश में था
کہ किसी तरह फरार होकर अपने घर वापस जा सकूं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, कहाँ ढूंढूं। उसकी आवाज़ भरा गई और आज तकदीर ने खुद ही हमें मिला दिया। दोनों भाई जो अभी कुछ लम्हे पहले अजनबी थे, अब खून के रिश्ते की डोर में जुट चुके थे। वो अखाते दक्कन पहुंचे, वहां उम्दा घोड़े फरोख्त किए और बेहतरीन कीमत हासिल की। मगर दौलत की खुशी उनके लिए सनवी थी, असल खजाना तो वो था जो उन्हें मिल चुका था, एक दूसरे की सूरत में। जब वो अपने गांव लौटे तो रात हो चुकी थी। घर के बाहर उनके वालिद बैठे थे, आसमान की तरफ खाली नजरों से देख रहे थे, जैसे किसी खोई हुई उम्मीद को तलाश कर रहे हों। अहमद ने आहिस्ता से पुकारा, अब्बा। बूढ़े शख्स ने चौंकर सर उठाया। अहमद को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई, मगर जब उसकी नजर नौजवान के चेहरे पर पड़ी तो उसके जिस्म में लर्जा तारी हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे यकीन और बेयकीनी के दरमियान कहीं अटक गया हो। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अचानक जैसे वक्त रुक गया हो, एक हिचकी के साथ वो अपनी जगह से लड़खड़ा गया है। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे और कांपते हाथों से उन्होंने अपने खोए हुए बेटे को गले से लगा लिया। वो बार बार उसके चेहरे को हाथों में थाम कर देखते, जैसे हर खुदो खाल को यादों में बसाना चाहते हों। मेरा बेटा, मेरा बेटा, वो मुसलसल दोहरा रहे थे। उनकी आवाज रिका तमेज थी। यह लम्हा किसी मौजा से कम नहीं था। गांव के लोग अखते हो गए, हैरत और खुशी से लबरेज नजरों से देखने लगे कि एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप के गलाए लग चुका था। इस रात उनका घर कहकहून, कहानियों और मोहब्बत से भर गया। बरसों का दर्द आंसू में बह गया और वो सब एक बार फिर मुकम्मल हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।